जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, हाइपरसोनिक ब्रह्मोस को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बता दें कि भारत और रशिया हाइपरसोनिक ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी पर आगे बढ़ रहे हैं और ये जानकारी दी है रशियन कंपनी एनपीओ ने। उन्होंने कहा कि जो अभी ब्रह्मोस मिसाइल है वो केवल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार मैक 2.8 से मैक 3 तक है, लेकिन हाइपरसोनिक जिसकी स्पीड मैक 5 से ज्यादा होगी और इतनी तेज रफ्तार पर मिसाइल रोकना नामुमकिन हो जाता है। बताया जा रहा है कि भारत और रशिया का जो जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस एरोस्पेस, वो अब नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर चुके हैं और रशियन कंपनी एनपीओ इस प्रोजेक्ट में मेन टेक्निकल रोल निभा रही है। दरअसल दोस्तों, हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि इसके जरिए हम दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा तो दे ही पाएंगे और साथ ही साथ हम काफी तेजी से स्ट्राइक भी कर पाएंगे। और ये फ्यूचर की जंग की तैयारी भी भारत की होगी, क्योंकि आज की जंग दोस्तों स्पीड और प्रिसीजन यानी कि सटीकता पर टिकी है। और इस मिसाइल के बनने से भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी तो मजबूत होगी, भारत हाइपरसोनिक क्लब में एंट्री लेगा, इससे भारत का स्ट्रैटेजिक डिफरेंस बनेगा और मेक इन इंडिया और R&D को भी फायदा मिलेगा। यानी कि हाइपरसोनिक ब्रह्मोस भारत को नेक्स्ट जनरेशन की ताकत दे सकती है। दोस्तों, यहाँ पर डिफेंस बजट को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। दरअसल दोस्तों, भारत को अब कम से कम जीडीपी का 4% डिफेंस बजट करना चाहिए और आज की हालात की बात की जाए तो 11 लाख करोड़ रुपए हमें मिनिमम जरूरत है। भारत की जीडीपी लगभग 360 लाख करोड़ रुपए है। ऐसे में 11 लाख करोड़ का मतलब सिर्फ 3.1% ऑफ जीडीपी है, यानी कि अभी भी ये कम है। अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो पिछले साल 1.12 लाख करोड़ देसी डिफेंस कंपनियों के लिए रखे गए थे। इसे बढ़ाकर अब 2 लाख करोड़ रुपए करना जरूरी है, ताकि वेपन्स, गोला बारूद और नई टेक्नोलॉजी भारत में बने। यहाँ पर जो खर्चा है दोस्तों, यानी कि एक्सपेंडिचर है, उसका ब्रेकअप बिल्कुल साफ होना चाहिए, जिसमें कि 2.5 लाख करोड़ रुपए सैलरी और पेंशन, जिसमें कोई कटौती नहीं होती, 2.5 लाख करोड़ रुपए नए हथियार, फाइटर जेट और जंगी युद्धपोत, 3 लाख करोड़ रुपए ऑपरेशन मेंटेनेंस और तैयारियों के लिए और 1 लाख करोड़ रुपए डिफेंस R&D में। ये आंकड़े दोस्तों दिखावे नहीं है, बल्कि ये जियोपॉलिटिकल मजबूरी है भारत की। कोई भी देश जीडीपी का सिर्फ 2% डिफेंस पर अगर खर्चा करता है तो वो सुरक्षित नहीं रह सकता। साथ ही दोस्तों, हमें चाहिए तेजी से डिफेंस अप्रूवल्स, आसान रूल्स होने चाहिए इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए, बेहतर R&D और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद होना चाहिए, क्योंकि यूएस, चाइना, यूरोप, रशिया सब अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो बाहर से आकर कोई हमारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, सीरियस डिफेंस मॉडर्नाइजेशन चाहिए भारत को। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डिफेंस बजट केवल खर्चा नहीं होता, डिफेंस बजट इन्वेस्टमेंट होता है देश की सुरक्षा में और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में। अब समय है बेहतर करने का। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि छाती ठोकने से नहीं बल्कि क्षमता से ताकत बनती है। पिछले साल का डिफेंस बजट दोस्तों मॉडर्नाइजेशन के लिए काफी डिसअपॉइंटेड था। इस बार मौका है गलती सुधारने का, क्योंकि आज हमारे पास दोस्तों एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की कमी है, सर्टिफिकेशंस में डिलेज होते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए बॉटलनेक्स है। ये तभी सुधरेगा जब बजट में हमें इंटेंट दिखेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आ रही है भारत के हाई थ्रस्ट जेट इंजन को लेकर, और ये कोई छोटी खबर नहीं है, बल्कि ये भारत के एरोस्पेस आज़ादी से जुड़ी खबर है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि DRDO की लैब GTRE जो कि बेंगलुरु में है, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। GTRE अब पूरी तरह स्वदेशी हाई थ्रस्ट एरो इंजन बनाने का प्रोसेस शुरू कर रही है। आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत अब सिर्फ हवाई जहाज नहीं बल्कि जेट इंजन खुद बनाना चाहता है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंजन तैयार कौन करेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि DRDO अकेले तो नहीं कर पाएगा ये काम। इसके लिए भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनियां चुनी जाएंगी, जिन्हें की डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर कहा जाएगा। यानी कि डिजाइन DRDO का होगा, लेकिन फैक्ट्री, मशीन, असेंबली सब इन इंडस्ट्रीज की होंगी। अब यहाँ पर दोस्तों विदेशी मदद हमें चाहिए नहीं, बिल्कुल चाहिए हमें विदेशी मदद, क्योंकि एक विदेशी इंजन कंपनी हमें तकनीकी मदद करेगी, लेकिन डिजाइन का मालिक भारत रहेगा, इंजन पर कंट्रोल भारत का होगा। धीरे धीरे सब कुछ फिर देश में बनेगा और यही बात होती है दोस्तों आत्मनिर्भर भारत की, असेंबल करना नहीं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये कोई छोटा इंजन तो नहीं होगा, बल्कि इसमें टर्बाइन, कंप्रेसर, कंबस्टर चैम्बर, आफ्टर बर्नर, एग्जॉस्ट नोजल्स, फेडेक इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब पूरा मॉडर्न फाइटर जेट इंजन ही बनेगा। शुरुआत में कहा जा रहा है कि 18 इंजन 10 सालों में तैयार किए जाएंगे, धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, आगे चलकर 200 इंजनों तक का ऑर्डर दिया जा सकता है। पूरा प्रोसेस दोस्तों 4 भागों में होगा। पहला डिजाइन सपोर्ट, जिसमें कि इंडस्ट्री DRDO के साथ मिलकर डिजाइन बेहतर बनाएंगी। दूसरा होगा मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, मतलब कैसे बनेगा, किस मशीन पर बनेगा, सबकी तैयारी। तीसरा होगा मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि पार्ट्स बनेंगे, जांच होगी और क्वालिटी चेक होगा। और चौथा असेंबली, जहां पर इंजन को जोड़ा जाएगा, बैलेंस होगा और टेस्ट के लिए तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हर कंपनियां ये काम कर सकती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। सिर्फ वही कंपनियां ये काम करेंगी जिनके पास एरोस्पेस एक्सपीरियंस हो, हाई प्रिसीजन मशीनें हो, टाइटेनियम और निकल एलॉयज पर काम जानती हो, इंटरनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस प्रोग्राम में दोस्तों, इंजन की टेक्नोलॉजी भारत के पास ही होगी, कोई कंपनी इंजन बेचने की मालिक नहीं होगी। मतलब इसका पूरा कंट्रोल भारत सरकार के पास होगा।
आज दोस्तों हम फाइटर जेट बना रहे हैं, मिसाइल्स हम बना रहे हैं, लेकिन जेट इंजन नहीं बना पा रहे। ये कमजोरी है हमारी। अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो भारत पहली बार पूरा मिलिट्री जेट इंजन इकोसिस्टम खुद खड़ा कर पाएगा। ये सिर्फ एक इंजन नहीं है, ये भारत की एरोस्पेस आज़ादी की लड़ाई है। अगर ये सब कुछ बिल्कुल बेहतर तरीके से होता है तो आने वाले दशकों में भारत को किसी पर डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों हाल ही में मैंने आपको आर्मी चीफ का एक बड़ा बयान दिखाया था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हमने अपने पुराने वेपन सिस्टम को भी ऐसा अपग्रेड किया है कि वो आज के मॉडर्न थ्रेट्स को काउंटर कर सकते हैं। ठीक वही बात दोस्तों आज एक और बड़ी अपडेट आई है जो कि भारतीय वायुसेना के पिचौरा मिसाइल सिस्टम को लेकर है। ये सिस्टम 1970 के दशक का भारत का एयर डिफेंस का रीड रहा है। पिचौरा जो कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि दुश्मनों के एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को मार गिरा सकता है। पिचौरा काफी भरोसेमंद सिस्टम रहा है, हालांकि टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, एनालॉग सिस्टम इसमें है, मेंटेनेंस भी मुश्किल हो जाती है, इसलिए नई लड़ाई के लिए इसे अपग्रेड करना काफी जरूरी हो गया था। अब दोस्तों यहाँ पर बड़ी अपडेट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि इस काम की जिम्मेदारी मिली है बेंगलुरु की कंपनी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को, जो कि एक भारतीय प्राइवेट डिफेंस कंपनी है। यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट पता क्या है, वो है पूरा सिस्टम डिजिटाइज किया जा रहा है। मतलब पुराने एनालॉग सिस्टम हटाए गए हैं, मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें लगाए जाएंगे, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इसकी बढ़ाई जाएगी, रिएक्शन टाइम भी इसके जरिए कम होगा। आपको मैं बता दूं कि मिशन सुदर्शन चक्र में अपग्रेडेड पिचौरा का काफी महत्वपूर्ण रोल होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये इस सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। मिशन सुदर्शन चक्र दोस्तों आप सब जानते हैं भारत का लेयर्ड और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस शील्ड है, यानी कि ड्रोन, क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट सबके लिए अलग अलग लेयर की सुरक्षा प्रदान करेगा। बताया जा रहा है कि इसके लाइव मिसाइल फायर ट्रायल सफल रहे, मैदान में पूरी तरह अपग्रेडेड पिचौरा सफल साबित हुई है। कंपनी के सीईओ ने कहा कि हम पहली इंडियन प्राइवेट कंपनी है जिसने पुराने रशियन मिसाइल्स को मॉडर्नाइज किया है। आपको बता दें कि नए सिस्टम खरीदने से तो ये सस्ता ही है, देश का पैसा बचेगा, कॉम्बैट रेडीनेस बनी रहेगी और स्वदेशी जो क्षमताएं वो बढ़ेगी। मतलब साफ है दोस्तों, पुराने हथियार फेंकना तो आसान है, लेकिन उससे नया बनाना असली आत्मनिर्भरता होती है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वही दोस्तों अब भारत के बॉर्डर पर ड्रोन निगरानी की जिम्मेदारी अब सीधे इंडियन आर्मी के पास होगी। भारत सरकार ने कुछ नए फैसले लिए जिसके तहत बॉर्डर से 35 किलोमीटर तक और 3 किलोमीटर ऊंचाई तक आसमान की निगरानी भारत की सेना करेगी। आज दुश्मन देश ड्रोन का इस्तेमाल जासूसी, तस्करी और हमले के लिए कर रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए अब 97% ड्रोन डिटेक्शन और काउंटर ड्रोन कार्रवाई भारतीय सेना संभालेगी, जिसके लिए पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर खास एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। इससे ड्रोन्स जल्दी पकड़े जाएंगे, तुरंत उन्हें जैम करके गिराया जा सकता है और रेस्पॉन्स टाइम भी काफी कम होगा। बात साफ हो जाती है, अब बॉर्डर की सुरक्षा जमीन के साथ साथ आसमान से भी होगी। भारतीय सेना का ये स्टेप बॉर्डर सिक्योरिटी को नई ताकत देगा। दोस्तों आज के जमाने में ड्रोन केवल कैमरे नहीं है बल्कि जंग का बड़ा हथियार बन चुके हैं। बता दें कि इसी तरीके के खतरे को देखते हुए हैदराबाद की कंपनी यूनिस्ट्रिंग टेक सॉल्यूशंस ने ड्रोन्स और स्वार्म ड्रोन्स के खिलाफ भारत की सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी कर दी है। दरअसल ये कंपनी एक ऐसा सिस्टम बना रही है जो कि ड्रोन को पहचान सकता है, उसके सिग्नल पकड़ सकता है और जरूरत पड़ने पर जाम या उसे न्यूट्रलाइज कर सकता है। इन सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है पोर्टेबल और फास्ट डिप्लॉयमेंट, यानी कि जहां सेना जाएगी ये सिस्टम तुरंत वहां पर डिप्लॉय कर दिया जाएगा। आज की लड़ाई मिसाइल और बंदूकों से नहीं बल्कि सिग्नल्स और स्पेक्ट्रम कंट्रोल से लड़ी जा रही है। यूनिस्ट्रिंग के सिस्टम ड्रोन के सिग्नल को समझकर सस्ते ड्रोन पर महंगे हथियार बर्बाद होने से बचाएगा। जो है ना ये एनिमी का कम्युनिकेशन सिस्टम्स, रडार सिस्टम्स, उसका पता लगा के वो कहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी में काम करना है, किस काम कर रहा है, किस डायरेक्शन में है, वो सभी पता लगेगा। तो ऐसा वाला सिस्टम सही है सर। जैसे कि मैं देख रहा हूँ इसमें आपने लिखा हुआ आइसा रडार, ये क्या? ये अभी एक एडवांस्ड रडार है। अभी छोटे छोटे ड्रोन्स को अभी पकड़ना है, तो अभी आप सबको मालूम है ड्रोन का बहुत बड़ा थ्रेट हो रहा है, स्वार्म ड्रोन्स जैसे। तो उन ड्रोनों को अगर पकड़ना है तो थोड़ा एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ का रडार्स का रिक्वायरमेंट्स है। ये जो रडार अभी हम बना रहा है ये पूरा ड्रोन थ्रेट वाला जो भी है, तो जो भी ड्रोन्स आएगा कुछ अटैक करने के लिए, वो ड्रोन्स को, बहुत छोटा ड्रोन्स को बहुत एक्यूरेसी से पकड़ेगा। इसके अलावा डीआरडीओ ने एक बड़ा अपडेट दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल LRASHM अब अगले बड़े टेस्ट के लिए तैयार है और अगला टेस्ट होगा लाइव वॉरहेड और एक्टिव सीकर के साथ। अब तक 3 टेस्ट किए जा चुके हैं जो कि डमी वॉरहेड के साथ थे। इसमें स्पीड, गाइडेंस और फ्लाइट पूरी तरह से सफल रही। एक टेस्ट रात में भी सफल रहा, लेकिन अब दोस्तों इस मिसाइल को चलते हुए समुद्री टारगेट पर टेस्ट किया जाएगा, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि मिसाइल उड़ते समय टारगेट की लोकेशन अपडेट कर सकती है और फ्लीट में से सबसे महत्वपूर्ण जहाज को वो खुद चुन सकती है। इससे दुश्मन को रिएक्शन टाइम नहीं मिलेगा और भारतीय नौसेना को इससे मिलेगी कैरियर किलर कैपेबिलिटी। प्रोडक्शन 2028 के आसपास होगा। भारत अब हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल क्लब में एंट्री लेने के काफी करीब पहुंच गया है।
वहीं दोस्तों अमेरिका ने बांग्लादेशी सेना को हथियारों की बिक्री के लिए शुरुआती मंजूरी दे दी है, जिसमें कि जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल और US-60L ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं। ये हेलीकॉप्टर दोस्तों मीडियम लिफ्ट और यूटिलिटी रोल दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश की स्पेशल फोर्सेस के लिए कुछ क्लासिफाइड मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी शामिल हैं। बाकी डिटेल्स आना अभी बाकी है, लेकिन दोस्तों ये डील बांग्लादेश की मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाएगी और क्षेत्रीय स्ट्रैटेजी पर यह असर डाल सकती है। लेट्स सी आगे क्या होता है। अपडेट के लिए आप इंतजार कीजिए। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आप समझिए दोस्तों अमेरिका किस तरीके से ये चीज़ें घुमा रहा है। वो चाहता है कि बांग्लादेश के रास्ते भी कहीं ना कहीं भारत के लिए एक मोर्चा तैयार किया जा सके। वही दोस्तों इंडियन नेवी अपने नए UHM हेलीकॉप्टर को अब और ताकतवर बना रही है और अब इस हेलीकॉप्टर में स्वदेशी NASAM SR एंटीशिप मिसाइल लगाई जाएगी, जो कि DRDO ने बनाई है। इस मिसाइल की रेंज 55 किलोमीटर है और ये समुद्र के ऊपर लो लेवल उड़ान भरकर दुश्मनों के जहाज पर अटैक करती है। और इस मिसाइल में दोस्तों मैन इन द लूप फीचर है, मतलब उड़ान के दौरान टारगेट बदला जा सकता है। UHM हेलीकॉप्टर दोस्तों जहाज से ऑपरेट हो पाएगा। इसका फोल्डिंग रोटर होगा और नेवल डिजाइन के साथ ही आएगा। इस हेलीकॉप्टर के जरिए भारतीय नौसेना की कोस्टल स्ट्राइक पावर काफी बढ़ जाएगी। दोस्तों भारत और जर्मनी के बीच प्रोजेक्ट 75I सबमरीन डील मार्च 2026 तक साइन हो सकती है। करीबन 10 बिलियन की डील, जिसमें कि 6 नई एडवांस पनडुब्बियां भारत में बनेंगी, जिन्हें कि मझगांव डॉक प्लस जर्मनी की TKMS बनाएंगी। इन पनडुब्बियों में आप सब जानते हैं कि AIP सिस्टम होगा, जिससे कि ज्यादा समय तक ये पानी के नीचे रह सकती है पनडुब्बियां, मतलब ज्यादा स्टेल्थ, ज्यादा ताकत और इंडियन ओशन में भारतीय नौसेना की मजबूत पकड़ होगी। इंडियन नेवी की ये अंडर वाटर पावर को और ज्यादा घातक बनाने वाली है। वहीं दोस्तों नॉर्थ कश्मीर के केरन सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए। कुल 15 ड्रोन्स भारतीय बॉर्डर की ओर आए। भारतीय सेना ने इन्हें तुरंत वार्निंग फायर से भगा दिया। फायरिंग के बाद सभी ड्रोन वापस तो लौट गए, कोई नुकसान भी नहीं किया, जान माल की कोई हानि नहीं हुई। बता दें कि DGMO लेवल पर चेतावनी के बावजूद भी पाकिस्तान LOC और IB पर ड्रोन्स भेज रहा है। हालांकि भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट है और हर हरकत का जवाब दे रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पाकिस्तान इन ड्रोन्स को इसलिए भी भारत के पास भेज रहा है ताकि वो भारत की तैयारियों का जायजा ले सके, भारत की लोकेशन को अपडेट कर सके, कहाँ पर क्या चीज़ लगी हुई है। ऐसे में दोस्तों इनको भगाने की जगह भारत को तुरंत इनको मार देना चाहिए था। बेहतर यही ऑप्शन है कि इनके ड्रोन्स का जितना नुकसान होगा उतना इनको झटका लगना चाहिए, बाकायदा इन्हें वापस भेजने के बजाय। तो फिलहाल ये तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको किस सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।